ओके सो हेलो एवरीवन। बेसिकली अगर आप बात करें तो पिछले जो लेक्चर में जिसमें हमने एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात किया था, तो मैंने बोला हुआ था कि आपको ये सीरीज मिलेगी जिसमें हम सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो सिलेबस का एनालिसिस, ठीक है, जो कि हमने कर दिया था एंड इसकी पीडीएफ को भी हम शेयर कर दी रही है टेलीग्राम के अंदर। तो अब इस वाले लेक्चर के अंदर स्पेशली मैं मैथ्स के अंदर कैसा पेपर आपका आया हुआ है और किस तरीके से ये आपको हेल्प करेगा, इसके बारे में बेसिकली इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो इसमें मैंने ये डिस्कस कर लिया था कि आपका फिजिक्स का पोर्शन होता है, मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है, एस्ट्रोनॉमी का पोर्शन होता है। तो स्पेशली मैं मैथ्स के पोर्शन की बात करता हूं बिकॉज 30% से ज्यादा आपका पेपर में ये वाला पोर्शन आता है। तो उस वाले बेसिकली पोर्शन को हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस इन द सेंस कि कौन से चैप्टर से कैसी कहानी बनती है। एनालिसिस यहां ऐसा हो रहा है कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं और कंफ्यूज हैं कि मैथ्स कैसे पढ़ना है, तो आपको पता होना चाहिए कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। बिकॉज पेपर सॉल्व करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट पेपर की क्वालिटी कैसी है, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहले हम 2022-23 इस साल का जो पेपर आया हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे अगर आप देखेंगे तो मैथ्स का जो पोर्शन है, ये सिलेबस तो मैंने डिस्कस कर दिया था कि सेट रिलेशन के अंदर मेनली हमारा फंक्शन का पोर्शन है, जिसमें ट्रिगो फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ये अपने अलग अलग दो चैप्टर्स हैं जिनको पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। फिर अलजेब्रा वाला पोर्शन हमने देख ही लिया था कि ये सारे आपके सिलेबस के पोर्शन है। तो अभी जब पेपर होगा तो आप प्लीज देखने की कोशिश करेंगे कि सिलेबस से कैसे ये कोरिलेटेड है, ठीक है। तो ये सिलेबस की कहानी थी। जैसे कोऑर्डिनेट भी मैंने बोल दिया था आपको, कैलकुलस भी बोल दिया था। तो आप खुद भी देखोगे ये सारी चीजें सिलेबस के अंदर थी, खुद भी देखोगे कि हाँ जो पेपर है इसमें दो पार्ट्स है, ठीक है। जो आ रखा है पार्ट A1 और पार्ट A2, यहां क्लियर कट दिख रखा है कि करेक्ट आंसर जो है यहां से आपको 3 मार्क्स मिलने वाला है एंड अगर आप रॉन्ग करोगे तो 1 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। और A2 जो पार्ट था उसके अंदर आप 6 मार्क्स करोगे अगर आप करेक्ट अल्टरनेटिव मार्क करते हो तो, और यहां कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये स्पेशली मैंने कट करके ऐड कर दिया ताकि आपको दिख जाना चाहिए। सेंटर के टॉप 10% की कहानी भी है इसके अंदर, स्टेट के टॉप 1% की कहानी भी, नेशनल टॉप 1% की भी कहानी भी, और गोल्ड मेडल और मेरिट सर्टिफिकेट तो आपको मिलना ही है जैसे आपको IAQM वगैरह के अंदर मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको IAPT.org.in पे चेक करने को मिलती है अगर आप सेलेक्ट हो रहे हैं तो, ठीक है। तो इस बार स्पेशली ये चीज ध्यान रखी जा रही है ताकि IAQM के साथ आपका एस्ट्रोनॉमी का भी आइडिया लग सके। हर पेपर का एनालिसिस हम करेंगे, कौन से पेपर की प्रिपरेशन। अब जैसे आपको एक प्लेलिस्ट IAQM का भी मिलेगा कि इसका सिलेबस कैसा है और पेपर कैसा आया हुआ है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे। बिकॉज आप अगर इनिशियल फेज में हो तो आपको ये नहीं पता होता ना कि पेपर, अब चैप्टर जब तुमने पढ़ा ही नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे, बट एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सिलेबस में है तो उसके क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ताकि जब चैप्टर पढ़ो तो तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में पता हो, क्लैरिटी हो कि पढ़ना कैसे है, ठीक है। इसीलिए ये सारी चीज कराई जा रही है तुम्हें, कुछ नया है ये। तो इस साल के पेपर में आपका 120 मिनट्स थे और 216 मार्क्स का पेपर था। तो आप मैथ्स वाले पोर्शन को देखना, जैसे यहां देख रहे हैं, ये सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है एक बाइनोमियल का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जो कि अगर आप चैप्टर पढ़ोगे बाइनोमियल थ्योरम तो ये डायरेक्ट, जो अगर आप मेरी क्लासेस करते होंगे, ठीक है, तो क्लास इलस्ट्रेशन जैसा है, ठीक है। इन सबको हम सॉल्व भी करेंगे, बट एक बार पहले आपको पूरा सिलेबस कवर करना होगा। बस आपको बताया जा रहा है कि बाइनोमियल थ्योरम का जो सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है, जिनको बेसिकली कोफिशिएंट से रिलेट कर सकते हैं, बाइनोमियल के साथ साथ पीएनसी भी पढ़ते हो तो ये चीज मैं क्लास के अंदर बताया हुआ होता हूं। एंड खास करके जो नए बच्चे हैं उन्हें पता है कि अगर सिलेबस में बाइनोमियल है तो बाइनोमियल से क्वेश्चन आ रहा है, और हर साल इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। और अगर मैं रेट करूं इसको तो इवन जेईई मेंस के लिए भी ये क्वेश्चन मतलब आसानी है, ठीक है। ये सब डिस्कस करेंगे। ये एक्चुअली आपको दिख रहा होगा 3C3 4C3, मतलब ये किससे बढ़ गया, और ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है तुम्हारा NCR+N+1 CR वाला सीन है, ठीक है। लॉग बच्चों वाला सवाल, ठीक है। अगर मैं लॉग के 6 लेक्चर लेता हूं तो ये लेक्चर नंबर 1 के बाद ही आप कर सकते हो, बिकॉज सीधे सीधे है 6 की पावर हम क्या रखेंगे कि 4x+8 आ जाए और डायरेक्ट क्वेश्चन है क्लास का, ठीक है। मैं आपको पेपर एनालाइज करके बता रहा हूं, मतलब आपको एक बाइनोमियल का क्वेश्चन मिल ही गया, लॉग का क्वेश्चन दिख गया, प्रोबेबिलिटी मैं बता रहा हूं। देखिए जैसे होता क्या है, जनता को पता होता है प्रोबेबिलिटी पढ़ना है आपको, बट पीएनसी पहले आप पढ़ेंगे तमीज से। कुछ बच्चे कहते हैं सर कॉम्बिनेटोरिक्स और पीएनसी दोनों एक ही चैप्टर है भैया, तो पीएनसी पढ़ोगे तो आप क्या होता है ना, सिंक हो जाते हो इसके साथ, और इन दोनों चैप्टर को एक साथ आप पढ़ेंगे। बट अगर इस क्वेश्चन की बात करोगे तो ये क्वेश्चन किस लेवल का है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है।
अगर हम बात करें तो इसको भी करीब करीब 4th या 5th लेक्चर में ठीक इसी टाइप के क्वेश्चन मैं क्लास में आपको करवाता हूं। मैं रेट कर रहा हूं, बस रेट कर रहा हूं और बता रहा हूं आपको। तो आपको एक क्वेश्चन बाइनोमियल, लॉगरिदम, पीएनसी मिल गया। इस अगर क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। मतलब ये उस टाइप का क्वेश्चन है जिसकी थोड़ी, अगर आप फाउंडेशन का कोई बच्चा है, जैसे 10th का कोई बच्चा है, 11th क्लास में तो फिर भी थोड़ा मोड़ा सोच सकते हैं, बट 11th क्लास के लिए भी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें आपको डिटर्मिनेंट की भी कहानी आ जाती है। और कुछ हद तक इस क्वेश्चन को जब हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो इस क्वेश्चन में सोचना थोड़ा मुश्किल है। इवन पहली बार में टीचर्स वगैरह को भी दिया जाए तो वो थोड़ा टाइम लेंगे, ठीक है ना, फटाफट से जल्दी जल्दी होने वाला सवाल नहीं है। यहां आप देखेंगे तो ये एक आपको मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। हर्मिशन, नॉन हर्मिशन आपने देखा होगा, उससे कोई रिलेटेड नहीं है डायरेक्ट, ठीक है। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री मैट्रिक्स है ये यूनिटरी है। क्लास के अंदर यूनिटरी की कहानी बताई जाती है। और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मतलब समझ रहे हो आप, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज देखा है आपने? नहीं देखा है तो कॉम्प्लेक्स पढ़िएगा आप क्लास के अंदर, आपको समझ में आ जाएगी कहानी, ठीक है। बट ये क्वेश्चन अगर बात करें डिफिकल्टी लेवल, तो भैया ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इवन जेईई मेंस एडवांस में भी इस तरीके की कहानी पूछी जा सकती है, एडवांस तक चला जाएगा ये सवाल। तो ऊपर के 3 सवाल आसान थे, ये टफ था। कौन कौन से चैप्टर मिल गए, यहां देखो, मेनली अलजेब्रा की बात कर रहा हूं। ये चारों के चारों सवाल ऑलमोस्ट आपको अलजेब्रा के, ये बेसिक मैथ्स में मैं पढ़ाता हूं, ये आपको बाइनोमियल में पढ़ाया जाता है, ये प्रोबेबिलिटी में पढ़ाया जाता है, और ये 2 चैप्टर का मिक्सचर है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स का भी आइडिया रहना चाहिए आपको और साथ ही साथ मैट्रिक्स का भी आइडिया रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम यहां बात कर रहे हैं, ये आ गई आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वैल्यू ऑफ कांस्टेंट सी सच दैट दिस इज टैंजेंट टू दिस लाइन, ठीक है, इज अ टैंजेंट टू दिस लाइन। वैल्यू ऑफ कर्व दिस इज टैंजेंट टू दिस लाइन। ये अब जो बच्चा मेरे से पढ़ चुका है उसको इतना समझ में आना चाहिए कि इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है y माइनस सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये कर्व आपको दिख गया होगा क्लियरली। जैसे अगर हम बात करें तो हम पढ़ते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स हो गए, ठीक है। अब यहां y माइनस सी लगा दूं मैं, तो ये डायरेक्ट कर्व की कहानी हो गई। और अगर टैंजेंट किसी लाइन से रिलेट करा जा रहा है तो ये सीधे सीधे आपको बेसिक पैराबोला के 3rd 4th लेक्चर के अंदर ये चीज पढ़ाई जाती है। ये भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ये आसान क्वेश्चन है। इवन सिंपल भाषा में मैं कहूं, क्लास इलस्ट्रेशन, मतलब क्लास अगर आपने तमीज से करा हुआ है तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। मैं रेट कर रहा हूं ताकि एस्ट्रोनॉमी के लिए हर बच्चा प्रिपेयर नहीं कर सकता, ये प्रिपेयर करना थोड़ी कहानी टफ भी है। बिकॉज अगर आप, खास करके मैं छोटे बच्चों के लिए बात करूं तो सिलेबस बहुत ज्यादा बल्कि है आपके लिए। लेकिन अगर क्लास इलस्ट्रेशंस पे भी बस फोकस करें तो जैसे आप देखोगे, 1 सेकेंड, 1 2 3 ये तीनों आप क्लास से पढ़ के सीधे कर सकते हो, ऐसी बात है। मतलब क्लास में जो आपको नोट्स दिए जा रहे हैं और डीपीपी दी जा रही है उससे आपकी कहानी हो जाएगी। इवन नॉर्मल भी फाउंडेशन पे अगर आपको एक अच्छा टीचर मिल गया जो जेईई तक आपको खींच रहा है, उस केस में आप कर सकते हो, ठीक है। और कट ऑफ बहुत ज्यादा जा नहीं रहा है, ये भी एक आसान क्वेश्चन है। यहां बात करें तो ये पूरा का पूरा आपका फंक्शन चैप्टर, ठीक है। और साथ ही साथ आपको डिफरेंशिएशन का आइडिया होना चाहिए। मतलब पहले फंक्शन में पढ़ाता हूं, फिर डिफरेंशिएशन पढ़ाता हूं, और ये भी आपको क्लास इलस्ट्रेशन लेवल का ही क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है अगर सीधे बात करें। बिकॉज इंप्लिसिट और एक्सप्लिसिट को डिफाइन भी करा जाता है और उसके डिफरेंशिएशन की भी कहानी आपको अलग से बताई जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं रेट करने के लिए। ये क्वेश्चन अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में देखोगे इंजेक्टिव फंक्शन, अनबाउंडेड, ध्यान दीजिएगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिफरेंशिएबल। ये आपको देख के, ये देखो मोनोटोनिकली, मोनोटोनिसिटी की बात हम कहां पढ़ते हैं, एओडी के अंदर, देखते रहिएगा। इंजेक्टिव फंक्शन का आइडिया और अनबाउंडेड फंक्शन का आइडिया हम कहां पढ़ते हैं, फंक्शन चैप्टर के अंदर, ठीक है। और डिफरेंशिएबिलिटी की हम बात कहां करते हैं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर। मतलब आपको सिलेबस का कैलकुलस दिख गया, कैलकुलस के 3 चैप्टर आपको दिख गए। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ, अब जैसे इंजेक्टिव का बेसिक डेफिनेशन आपको पता है तो आप बता सकते हो कि ये जो फंक्शन है वो कैसे आपको दिखेगा, ठीक है। बट आपने कैलकुलस जब आप पढ़ते हो तो खास करके मैं फाउंडेशन पे बच्चों को फंक्शन, डिफरेंशिएशन, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन और एओडी कराता था। सिलेबस का बस एक डिफरेंशियल इक्वेशन वाला एरिया है जो मैं आपको नहीं कराता था क्योंकि वो जनरली टफ हो जाता है बच्चों के लिए। बट डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर लीव भी करोगे तो इतने से आपका ये हो जाना है। एंड मैं गारंटी देके कह सकता हूं कि अगर आप मेरे क्लास नोट्स को ढंग से कवर कर रहे हो तो ये वाले क्वेश्चन को भी आप आराम से ट्राई कर सकते हो। थोड़ा टाइम लेगा बट स्टिल ट्राई कर सकते हो। इस वाले क्वेश्चन की बात करें
तो यहां डिटर्मिनेंट यूज हो रहा है, इसको ओपन करोगे तो ये भी आपका कैलकुलस का पोर्शन आ गया। और कैलकुलस का पोर्शन कहां आ गया, एओडी जाके देखो भैया, ये आपको सीधे सीधे क्लास की कहानी मिलेगी। ठीक है, आप देखो ये पूरा पूरा फंक्शन 0 हो रहा है अगर c बिलोंग्स टू 1 to 2 है। तो मैं कमेंट में पूछना चाहूंगा, ये देखते ही जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है एओडी, ये कौन से थ्योरम की आपको याद दिलाता है। ठीक है, और बाकी ऐसे भी हो जाएगा, एज सच कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये जो पेज है, इस पेज में मोस्टली अगर हम बात करें तो ये वाली जो चीज है आप इसको देख रहे हो, तो एओडी का भी टैंजेंट एंड नॉर्मल अप्रोच कर सकते हो। बाकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी मैं बेसिक बता देता हूं, डिफरेंशिएशन की कहानी। ये तीनों के तीनों आपको कैलकुलस दिख गए होंगे। मतलब कैलकुलस को भी आपको तमीज से करना पड़ेगा, तभी जाके आप एस्ट्रोनॉमी की कहानी को समझ पाएंगे। नेक्स्ट पेज, ये भैया ये तुम्हारे औकात से बाहर की बात थी। ये रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है। ठीक है, रियल एनालिसिस जो आपको कॉलेज के अंदर पढ़ना होता है। इवन मैंने पढ़ा था आपको ये वाला पोर्शन कॉलेज के सेकंड ईयर के अंदर शायद पढ़ा था, बिकॉज दिस इज नथिंग बट पूरा का पूरा ये टॉपिक है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। अब कहने को तो मैं कह सकता हूं कि मैंने क्लास के अंदर सीक्वेंस एंड सीरीज में आपको बता रखा है कि चीजें कन्वर्ज कैसे करनी है, डाइवर्ज कैसे करनी है, ये टर्म यूज किया है, कर लोगे। बट ये हवाबाजी वाली बात हो गई, ये आप मतलब मुश्किल है आपके लिए सोचना, बिकॉज अब ये तो पता होता नहीं है बच्चों को कि हाँ कहां से कहां कन्वर्ज कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। अगर इसके बीच की कहानी है, इसके आगे कैसे वेरी कर रहा है, मतलब वेरिएशन का आइडिया होना चाहिए, तब जाके तुम इस वाले को अलग से एनालाइज करना है, इसको अलग से एनालाइज करना है, इसको अलग से एनालाइज करना है। ठीक है, तो अगर ये भी पढ़ने लग जाओगे तो भैया जो पढ़ना चाहिए वो तो हो ही नहीं पाएगा। तो इस क्वेश्चन अगर मैं बात करूं अभी तक डिफिकल्टी लेवल की, तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए टफ था, जो आप चाहो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि पेपर में कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं अगर आपको ज्यादा आइडिया नहीं है। तो दिमाग लगाओगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप गलती भी करोगे। तो ठीक है, निगेटिव मार्किंग भी नहीं करनी, तो आपको लीव करना है। ये आपको एक इनवर्स का क्वेश्चन दिख गया, बट जो कि आसान क्वेश्चन है। अगर इसको साफ भाषा में कहें तो ये सीधे सीधे लिखा हुआ है sin अल्फा इज इक्वल टू √12/4। ठीक है, अगर आप यहां देखोगे तो दिस थिंग इज नथिंग बट 2√3/4 √3/2, मतलब तुम्हें अल्फा एंगल ही पता लग गया। तो ये मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि इवन तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं भी आती तो इतना इनवर्स तो तुम्हें बेसिक क्वेश्चंस के अंदर ही बता दिया जाता है कि इनवर्स का मतलब क्या है, बस इतना पता है तो तुम ये क्वेश्चन कर डालोगे। तो आप समझ रहे हो पेपर की डिफिकल्टी का लेवल क्या है। अभी तक 60-70% क्वेश्चन जो हैं वो आपको बच्चों वाले मिले होंगे। बच्चों वाले इन द सेंस कि सिलेबस तो बहुत बड़ा बल्कि है, बट वो आपके लिए टफ है क्योंकि आपको सारी चीजों का आइडिया होना चाहिए, एक ब्रॉड व्यू आपका डेवलप होना चाहिए। क्योंकि 11th क्लास तक भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हम पूरी तरीके से नहीं पढ़ते हैं। अब जो बच्चे मतलब बचपन में सब कुछ पढ़ चुके हैं उनकी कहानी तो अलग है, क्योंकि मैंने भी इवन 10th तक बहुत सारे बच्चों को पूरा पढ़ा दिया है, ऑलमोस्ट 60-70% जेई का, तो वो लोग आराम से कर सकते हैं। तो एक आइडिया दे रहा हूं कि न्यू कमर को कितना पढ़ना है, और सिलेबस से आप रिलेट कर सकते हैं। पिछले क्लास में आपको सिलेबस का पूरा एक आइडिया दे दिया गया है और मैं बताता जा रहा हूं कौन से चैप्टर की कौन सी कहानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इधर आ जाइए, ये आ गई आपकी नंबर थ्योरी। समझ रहे हो भैया, सिलेबस में कहीं डायरेक्टली नंबर थ्योरी मेंशन नहीं है, बट ये आपको नंबर थ्योरी आ गई। लेकिन ये आसान क्वेश्चन है। ये वाली चीज जो है ये आपको पढ़ाई जाती है जब आप IOQM की तैयारी करते हैं, तो या फिर NMTC वगैरह छोटी छोटी एग्जाम की भी तैयारी करते हैं, तो ये चीज आपको पढ़ाई जाती है। और ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी डेराइव कराया जाता है क्लास के अंदर। इवन आपको चाहिए हुआ तो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं ये प्रॉपर्टी भी शेयर कर दूंगा, इवन बता दूंगा कि कौन से लेक्चर में कहां मैंने बताया हुआ था, और ये आप देख के ये क्वेश्चन डायरेक्टली कर सकते हो। एनालिसिस के अंदर मतलब जब पूरा सॉल्व करेंगे तब भी आपको चीजें दिखा दी जाएंगी। ठीक है, नो इंटीग्रल सॉल्यूशन ये फिर से आ गया, ये भी IOQM के लिए पढ़ना पड़ता है। इवन ये भी मैं नंबर थ्योरी के अंदर ही आपको पढ़ाता हूं IOQM के अंदर। ठीक है, मतलब अगर चैप्टर की बात करें तो नंबर थ्योरी बहुत टफ नहीं है, इसमें तो वैल्यू पुट करके तुम्हें चीजें दिख जाएंगी। ठीक है, एक मतलब इस चीज को इसको इधर करके कंपेयर करोगे तुम्हें दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहां पे इज डिविजिबल बाई 3, फिर से आ गई तुम्हारी नंबर थ्योरी। ठीक है, मतलब तुम्हें यह कहा जा रहा है कि फाइंड ऑल वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर n, मतलब n तुम्हारा पॉजिटिव इवन नंबर है, मतलब n को तुमने 2k मान लेना है। ठीक है, और तुम्हें कहा जा रहा है 2 to the power 2k - 1 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो चेक करना है
कि यहाँ n की क्या क्या वैल्यू बन सकती है, मतलब k क्या क्या होगा तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें n की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये भी नंबर थ्योरी का बहुत ही ज्यादा आसान टाइप का क्वेश्चन है। कौन सा टॉपिक है ये नंबर थ्योरी का? कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तुमने उसका आइडिया ले रखा है, क्योंकि नंबर थ्योरी के अंदर मैं बताता हूं आपको, नंबर थ्योरी के अंदर एक टॉपिक होता है, लिख रहा है स्क्रीन के अंदर दिख रहा है, रिमाइंडर निकालने का। ठीक है, तो रिमाइंडर निकालने के लिए दो तरीके यूज कराता हूं मैं क्लास के अंदर। एक तो जो बेसिकली नंबर थ्योरी का पोर्शन है कॉन्ग्रुएंस, एंड सेकंड पोर्शन है आपका बाइनोमियल थ्योरम में भी पढ़ाया जाता है। तो मैंने दोनों चैप्टर को अलग अलग कर दिया है, बिकॉज नंबर थ्योरी की ये कहानी तो आपको पढ़ाई ही जाएगी। ये आपको डिविजिबिलिटी दिख रही है, यहां आपको सॉल्यूशन निकालने का डायफेंटाइन नहीं है भैया, डायरेक्ट। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है ये आपका कॉन्ग्रुएंस का सीधा सीधा सा पोर्शन है, मतलब बेसिक क्वेश्चन करोगे तो आपको चीजें समझ आ जाएंगे। तो ये भी टफ नहीं है, दो क्वेश्चन अभी तक बस टफ मिले हैं, ध्यान रखना। अब आती है भैया तुम्हारी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, क्योंकि ये तुम्हारा सेंट्रॉइड दिख रहा होगा तुम्हें, यहां जो है ये जो चीज बराबर है बराबर है बराबर है। मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 36, देन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AFOD। अब देखो तुम्हारा यहां A है, FOD इस फिगर की बात करी जा रही है। तो इवन मैं अभी बात करूं, अभी जिस बैच को मैं पढ़ा रहा हूं फाउंडेशन के अंदर, उन लोगों को ये चीज अभी क्लास के अंदर बताई गई थी। खास करके ये देखिएगा, एक मीडियन जो होता है वो बराबर एरिया में इन दोनों को डिवाइड कर रहा होता है। कैसे? तो तुम्हारा बेस सेम है और तुम्हारी हाइट भी सेम है, बराबर एरिया। और इसमें भी आगे तुम देखो, ये जो पोर्शन है ये भी एक मीडियन का काम कर रहा है इस सामने वाले पोर्शन के अंदर। तो ये वाला एरिया भी इस वाले एरिया के बराबर होता जा रहा है। ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है, क्लास इलस्ट्रेशन। डायरेक्ट जब मीडियन की प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है तो ये एरिया की कहानी निकालना सिखाया जाता है आपको। इवन ये 2x x हो जाता है, ये 2y y हो जाता है, ये 2z z हो जाता है, और एरिया को साइड से रिलेट करके ये क्वेश्चन बन जाएगा। सिंपल क्लास इलस्ट्रेशन, कोई टफ नहीं है, ध्यान रखिएगा। रेडियाई ऑफ सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस एंड दिस। ABC अपॉन 4 डेल्टा बाई S दे रखा है। इफ पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, मतलब A प्लस B प्लस C भी दे रखा है, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ध्यान दो, इस क्वेश्चन में देखो 2.5 ABC अपॉन 4 डेल्टा, ये निकालना है तुम्हें। ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा जो 1.0 है, यहां से तुम्हें डेल्टा बाई S दे रखा है। अब यहां देखो यार, तुम्हें पेरीमीटर दे रखा है, तो सेमी पेरीमीटर निकालना कौन सी बड़ी बात है। 12/2 S मिल गया, डेल्टा निकल गया। ये क्लास की कहानी है, सॉल्व नहीं करा रहा मैं, सीधे सीधे बता रहा हूं कि हाँ क्लास इलस्ट्रेशन से ये चीज हो जाएगी। ये A1 पोर्शन था जिसमें नेगेटिव मार्किंग थी। मात्र 2 क्वेश्चन हमें टफ मिले हैं अभी तक, मात्र 2 क्वेश्चन टफ मिले। देखो ऐसा मत सोचना कि मैं अपने अकॉर्डिंग चीजें बता रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि आप कंप्लीट सिलेबस कर चुके हो। ठीक है, आपने क्लास नोट्स के हर क्वेश्चन को कर लिया है। इवन जो मैं आपको मटेरियल सजेस्ट करता हूं वो आपने कर लिया है। इस बार के बच्चे ध्यान रखेंगे, ये 3 काम आप कर लिए हैं, तो आपके लिए ये पेपर में बस 2 क्वेश्चन टफ थे। कुछ क्वेश्चन में सिली मिस्टेक होते हैं, मैं मानता हूं। उन्हीं चीजों को दूर करने के लिए इसमें एडिशनल आपने PYQs करना होता है, जो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं। इन PYQs के अंदर आपका जेई मेंस के PYQs, KVPY के अंदर क्वेश्चंस आ रखे हैं, वो भले बंद हो चुके हैं, वो अलग बात है। IOQM के क्वेश्चंस, एटलीस्ट ये 3 चीजें तो आपकी होनी ही चाहिए। NSCGS के क्वेश्चन आप नेगलेक्ट भी करेंगे तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब जेई मेंस के क्वेश्चन, KVPY के क्वेश्चन और IOQM के, ये PYQs आपने ट्राई किया है और ये 3 चीज फॉलो करी हुई है, तो मैथ्स का पोर्शन आपके लिए बिल्कुल भी टफ नहीं होगा। ठीक है, ईमानदारी से बस करना होगा। अब यहां देखिए, ये जो है ये पूरा PNC है, 6 नंबर देख रहे हो। आर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स विथ रिपीटेशन ऑफ एंड डिफरेंट बॉक्सेस। क्लास नोट्स में ये चीज आपको दिख जाएगी, जब पढ़ोगे दिख जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये एनालिसिस वाला वीडियो लाइक करके रख दीजिएगा अपना साइड में, या फिर प्लेलिस्ट में अपने ऐड करके रख दीजिएगा। जब सिलेबस खत्म हुआ तब देखिएगा, मेरी जो बातें हैं वो आपको क्लियरली दिख जाएंगी। एंड इवन जो मेरे से पढ़ चुके हैं वो कमेंट में बताएंगे ये चीजें आपको नोट्स में मिल रही है कि नहीं। ये चीज भी आपकी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन डायरेक्ट फ्रॉम नोट्स, सीधे आंसर आपको पता है। परम्यूटेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट टेकन एट अ टाइम, ये भी आपको क्लास नोट्स में दिख जाएगा, और ये भी आपको क्लास में, मतलब ये इस तरीके का है। ये आप ये चेक कर रहा है कि आपने पूरा सिलेबस ढंग से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। बिकॉज हर स्टेटमेंट हर एक अलग टॉपिक से उठाए गए हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है।
मतलब इसमें कुछ आपको इनोवेटिव आइडिया अपने साइड से नहीं लगाना है। फिर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 1 जो आपने देखा था बाइनोमियल का, उसका एक बड़ा भाई आ गया। मतलब बाइनोमियल कितना इंपॉर्टेंट है आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एक प्रोबेबिलिटी का पहले दिखा, एक पीएनसी का दिखा, तो प्रोबेबिलिटी पीएनसी तो इंपॉर्टेंट हो ही गई। बाइनोमियल के दो क्वेश्चन आ गए। डायरेक्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। कैसे प्रॉपर्टी? x प्लस वाई टू द पावर n को जब तुम एक्सपैंड करते हो, nc1 x टू द पावर n माइनस 1 y टू द पावर 0 nc2 x टू द, मतलब मैं बस बता रहा हूं इसमें क्या करना होता है, x और y दोनों को 1 रख देते हो तो तुम्हें पूरी सीरीज मिल जाती है, जो ये ऑप्शन है, ठीक है। और उसके बाद मैं अगर बोलूं तुम्हें 1 और -1 रखोगे तो अल्टरनेट सीरीज मिल जाएगी, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि इसमें जो ये ऑड वाला पोर्शन है और इसमें जो इवन वाला पोर्शन है ये दोनों बराबर हो जाते हैं। डायरेक्ट फ्रॉम क्लास नोट्स, बिल्कुल भी कुछ भी मैं आपको नमक मिर्च मसाला बना के नहीं बता रहा, मैं सीधे बता रहा हूं कि क्लास नोट से उठ के आया है। क्लास नोट्स। फिर यहां देखिएगा, ये टफ है बिकॉज सेट्स मैंने पिछले साल आपको अलग से उतने डिटेल में नहीं पढ़ाया था, ये मैं मानता हूं। तो इस साल के जो बच्चे थे उनको मैंने बोला हुआ है कि इसके लिए सेट्स के लिए अलग से आपको लेक्चर असाइन करे जाएंगे, कम से कम 4 लेक्चर तो कम से कम कराए ही जाएंगे, जिससे ये वाली चीज हो जाए। और ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है। इवन मैं आपको बताऊं, जब हम आगे चल के पढ़ते हैं वेक्टर स्पेस वगैरह, तो ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी को सिग्निफाई करता है, ठीक है। वैसे आप अपने साइड से एग्जाम्पल रख के एक छोटा सा सेट ले लो, नेचुरल नंबर का एक सेट ले लो, ठीक है, एंड उससे आपको ये चीज दिख जाएगी। बट एक बार होता क्या है कि अगर आप इस बार के क्लास नोट्स देखेंगे, उसमें अगर सेट का क्वेश्चन है, बिकॉज 6 नंबर बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। ये जो 4 लेक्चर मैं कराऊंगा उससे आपको ये चीज आराम से देखने मिल जाएगी। इस बार के बच्चों को सॉरी, अगले बार के बच्चों को फायदा होने वाला है अगर सेट से कुछ आ जाता है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिएगा, वेक्टर और 3D तो भैया तुम्हें पढ़ना है। मैंने ये पूरा का पूरा पोर्शन एनालाइज कराया है ज्योमेट्रिकली। अब इससे फायदा क्या होता है, देखो जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर, ए से बी गए, ये क्रॉस हो गया ए क्रॉस बी, ठीक है। अब तुमने सी कोई रैंडम सा वेक्टर मान लिया इसके साथ, फॉर एग्जाम्पल तुमने ये सी मान लिया। अब यहां जो आएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा आ जाएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है, जो कि इसके परपेंडिकुलर और इन दोनों के परपेंडिकुलर है। ये इसके परपेंडिकुलर है, इसके। सबसे पहले फिगर बना लिया। अब तुम्हें डायरेक्टली दिख जाएगा कि यहां जो बात की जा रही है वो सही है या नहीं सही है। तो ये क्लास में मैं बहुत ज्यादा अच्छे से बताता हूं। इवन मैं आपको ऐसे भी बताता हूं, एक क्यूबॉइड बना के भी बताता हूं कि भैया ये देखो, मान लो ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब तुमने यहाँ ए और बी वेक्टर ले लिया तो ये ए क्रॉस बी हो गया है, इधर कुछ ले लिया तो ये इसके परपेंडिकुलर वाला हो गया, वहां से चीजें दिख जाएंगी। बस मैं एक आइडिया दे रहा हूं। अब तुमने बस इसका फिगर बनाना सीखा हुआ है ट्रिपल प्रोडक्ट का, तो तुम ये सारे क्वेश्चंस मजे मजे में कर दोगे। तो ये भी क्या है, क्लास नोट्स, बिकॉज वेक्टर 3D को मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ाता हूं। एक दो कॉमर्शियल मैथ्स वाले क्वेश्चंस हैं जो मैंने स्किप करे हैं, मतलब मैं आपको ब्रॉड ओवरव्यू दे रहा था जो कि आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस बार के पेपर में क्या इंपॉर्टेंट था, तो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं क्लास नोट्स, एंड स्पेशली क्लास नोट्स जो जेई के लिए बनवाए गए हैं, ठीक है, जेई के लिए जो बनवाए गए हैं क्लास नोट्स, इससे आपके 75% क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएंगे क्लास नोट्स प्लस डीपीपी इंक्लूड कर लीजिएगा, क्योंकि इतने भी आप धुरंधर नहीं हैं कि एकदम रट के बैठे हुए हैं। बस यही मंत्र है अगर आपने एस्ट्रोनॉमी का मैथ्स फोड़ना है तो, ठीक है। मैंने खुद भी करा हुआ है तो मैं आपको बता सकता हूं, बिकॉज फर्स्ट स्टेज मेरा क्लियर हुआ था, सेकंड स्टेज के लिए मैं पढ़ा दे, प्योर एस्ट्रोनॉमी हो जाती है, तो खैर ये टफ हो जाता है। तो इसी बात पे मैं इसी नोट पे मैं एंड करूंगा कि और भी आगे हम एस्ट्रोनॉमी के बारे में बातचीत करेंगे। बस ये क्लास इसलिए ली गई है ना, ताकि आपको पता हो कि अगर आपने एस्ट्रोनॉमी पढ़ना है तो पेपर कैसा था, सिलेबस से कैसे रिलेट किया। पिछला लेक्चर आपने सिलेबस का देख लिया, ये पेपर एनालिसिस देख लिया, अब पिक्चर पूरी क्लियर है कि आप जब पढ़ रहे हो तो आपको एस्ट्रोनॉमी के लिए वो फायदा देगा या नहीं देगा, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। 2 लेक्चर आपको मिल गए एस्ट्रोनॉमी के। थैंक यू सो मच, बाय बाय।